बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक ऑप्शन कीज बताने से पहले मैं वही बात लास्ट टेस्ट वाला रिपीट कर रहा हूँ, और वो ये है कि जब आपको आंसर यहाँ पे मिल जाए तो इसके साथ आप डिस्करेज ना हो। सही है, ये सबको बता रहा हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि ये टेस्ट इसलिए होते हैं कि आपको जितने भी पॉसिबल मुश्किलात आ सकते हैं वो सारे यहाँ पे आप ओवरकम कर ले। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से आप इसको सीखें कि किस किस वजह से आपको आवाज आ रही है ना, किस वजह से आपने ये क्वेश्चन या स्टेटमेंट गलत किया है। और अगर आपने सारे ठीक किए तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो जितने भी मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस उन सब की आपको समझ आ रही है। सही है, फिर आपको आगे टेस्ट की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं मिल रहा है चीजें कि ये हमारी इंप्रूवमेंट में ऐड कर रहे हैं तो ये सीरीज जो है इसको आप कंटिन्यू करेंगे। सही है, तो मैं आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। 1 में एंड में बताऊंगा, उसके उसके बाद आपने बात स्टार्ट करनी है, उसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा है तो मैं एंड में उसको बता रहा हूँ। क्वेश्चन 2 है रेडिएशन विच कैन नॉट इफेक्ट फोटोसिंथेसिस आर। अच्छा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये है कि इसमें हम दो वर्ड्स डिस्कस करते हैं। एक हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और दूसरा एक्शन स्पेक्ट्रा होता है। एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा दोनों जो है ये विजिबल रेंज में लाई कर रहे हैं। अब विजिबल रेंज से बाहर जितने भी रेडिएशन है वो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें ए ऑप्शन जो है रेड, ये कहाँ पे लोकेट कर रहा है? ये विजिबल रीजन में आ रहा है। दिस इज नॉट द आंसर। बी माइक्रोवेव्स है और सी शॉर्ट वेव्स है। ये दोनों जो है ये विजिबल रेंज से बाहर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन, ये ऑप्शन डी है। सही है, शॉर्ट वेव्स और विजिबल रेडिएशन एंड में फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। लोकेशन ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इज। इसमें आप देखिए कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट, ये जो दीज आर अ स्मॉल अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टर। सही है, डार्क रिएक्शन भी वर्ड यूज किया जा सकता है जिसका आंसर सब दे सकते हैं एट अ टाइम। पॉसिबिलिटी ये है कि किसी को इसी वर्ड ने डिस्ट्रैक्ट किया हो लाइट इंडिपेंडेंट। सही था, लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? डार्क रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन 3 का आंसर है ए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है क्वेश्चन 4। ग्रीन एलजी है सिमिलर क्लोरोफिल कंटेंट इज दैट ऑफ। ऑप्शन ए में है रेड एलजी, बी ब्राउन एलजी है, सी डाइएटम्स है और डी है प्लांट। इसमें भी अब एलजी का वर्ड है और टाइम आपके साथ शॉर्ट होता है तो पहले तीन ऑप्शन एलजी एलजी एलजी, तो ज्यादा चांसेस ये हो सकते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए और इसी में से किसी को ऑप्ट कर ले। चेहरा ये ग्रीन के साथ कौन सा कलर क्लोज है? रेड या ब्राउन या जो भी है। इसका आंसर प्लांट है, क्योंकि ये हमारे बुक में लिखा है कि हाइयर प्लांट्स और ग्रीन एलजी के अंदर क्लोरोफिल ए और बी है, और इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि ये ग्रीन एलजी जो है ये हाइयर प्लांट्स के एंसेस्टर्स हैं। सो इसमें क्वेश्चन 4 में ऑप्शन बी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इट इज डी, प्लांट। प्लांट बी में है ना? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। क्लोरोफिल बी लेक, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो क्लोरोफिल ए का कंपोनेंट है। अब यहां पे भी आप देखें, ये मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं कि आपको अगर पता ना भी हो तो अंदाजा हो जाए कि क्लोरोफिल बी हमारे साथ जो एसोसिएशन है वो कार्बोनाइल, वो किसके साथ है? कार्बोनाइल ग्रुप के साथ है। उसके अंदर सॉरी मिथाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ है। यहाँ पे इसमें लेक का वर्ड यूज किया गया है। तो लेक का मतलब क्या है कि ये इसमें मौजूद नहीं है। अब जिसने जल्दी में कार्बोनाइल ग्रुप लिखा हो वो हाथ न उठाए, बस वो समझे कि उसने एक छोटी सी गलती की है। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप 5 में बी इज अ मिथाइल ग्रुप, क्योंकि ये इसमें मिसिंग है। क्वेश्चन
सिक्स है जी, ये M2 नहीं है, ये उस कंपोजिंग एरर है, ये मैग्नीशियम के लिए था, MgS मैग्नीशियम, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 है द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल इज, इसमें 390 to 430 नैनोमीटर है, 630 to 700 नैनोमीटर है। पेज इसका थोड़ा सुने, ये जो हमारी बुक में 2 पेजेस में डिफरेंट दिए गए थे, अभी लेटेस्ट बुक में यही डेटा है। जो न्यू बुक आया है इसमें वो दो अलग अलग डेटा चेंज किए गए हैं। बस एक दिया है ब्लू रीजन है 390 to 430 और ब्लू रीजन है रेड रीजन है 630 to 700। सो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन 6 में सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7 है फास्फोरिलेशन प्रोसेस कैन अकर इन, इसमें फास्फोरिलेशन पहले जनरल टर्म है, एटीपी सिंथेसिस के लिए हम यूज करते हैं। इसके फिर टाइप से फोटोफास्फोरिलेशन है, सबस्ट्रेट लेवल है और ऑक्सीडेटिव है। अब यहां सुने मुझे, अगर इसमें कोई फोटो का वर्ड यूज हो जाए या सबस्ट्रेट लेवल या ऑक्सीडेटिव तो आपके ऑप्शन चेंज हो जाएंगे फिर, सही है। लेकिन यहाँ पे तो जनरल लिखा है कि एटीपी किस प्रोसेस में बनता है, तो इसका आंसर सी है, फोटोसिंथेसिस प्लस रिस्पायरेशन। 7 में सी आंसर है। क्वेश्चन 8 लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड इन लाइट रिएक्शन इज बाय, सही था, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस आपका आंसर मुझे मिल गया। इसमें कुछ स्टूडेंट ने बी लिखा है, ये लास्ट प्रोडक्ट है, NADPH2 जो है इज अ प्रोडक्ट और लास्ट एक्सेप्टर है NADP, सही था। तो ये लग माता हो रही, इट इज अ डिस्ट्रैक्टर, ठीक। यहां पे आपका आंसर क्या है, नन है, और इसके साथ आप लिखे NADP। 8 ऑप्शन डी है, दैट इज NADP। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि कुछ इंप्रूवमेंट हुई है या हो रही है, सही था, वेल डन, शाबाश। क्वेश्चन 9 है, आगे हम देखते हैं 68 क्वेश्चन है। एन ATP कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन, शाबाश, हाँ ये वेराइटी ऑप्शंस की बस छोड़े, मैं बता रहा हूं, इसमें बी करेक्ट आंसर है। वही सेम बात है, एटीपी किस प्रोसेस में नहीं बनता, आप देखिए लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है, साइक्लिक में भी बनता है, नॉन साइक्लिक में भी बनता है, और रिस्पायरेशन में तो एटीपी 38, 37, 36 बनते हैं। तो लाइट इंडिपेंडेंट मतलब डार्क रिएक्शन के अंदर कोई एटीपी यूज नहीं होता, उधर यूटिलाइज हो जाते, प्रोड्यूस नहीं होता, उधर यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 9 में क्या आंसर है, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर लेते हैं। विच वन इज रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल, इसमें पीजीए और पीजीएल दोनों जो है उसमें आपने सोचना है, बाकी दोनों तो क्लियर बता रहे हैं, NAD और NADP दोनों ऑक्सीडाइज्ड है, सही है। तो पीजीएल और पीजीए हमारे 2 प्रोसेसेस है, एक ग्लाइकोलाइसिस है और एक जो है वो हमारा डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन में हम कहते हैं पीजीए पीजीएल में कन्वर्ट हो जाता है और यूज करता है कोएंजाइम, रिड्यूस्ड कोएंजाइम इसमें यूज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि पीजीएल इज अ रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल। आगे हम रिस्पायरेशन में पढ़ते हैं कि पीजीएल से पीजीए बनता है और रिजल्टेंटली NADH2 बनता है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और NADH2 इसकी फॉर्मेशन रिडक्शन होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 10 में आंसर है ए, पीजीएल इज अ रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल। क्वेश्चंस को बता रहा हूं, क्वेश्चन को आप ऑप्शंस के लिए न सुने, इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए सुने, ताकि नेक्स्ट टेस्ट में आप इसी चीजों को फॉलो करके इंप्रूव कर सके। ये जो क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 में मैंने कहा कि रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल इनमें से कौन सा है, तो इसमें मैंने कहा कि NAD और NADP, तो ये तो क्लियर पहले से अंदाजा होता है कि H के साथ नहीं है, तो दीज आर ऑक्सीडाइज्ड।
पीजीए और पीजीएल में सोचना ये कि कौन सा रिड्यूस्ड है, तो दो प्रोसेसेस है जिसमें ये इसकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है। पीजीएल इज अ रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल। जी क्या लिखूं? लिकमा खासईदा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 11 है, यूजुअली अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ टू डार्क रिएक्शन। सही है। इसमें एक डार्क रिएक्शन मतलब एक ग्लूकोज के लिए हम पढ़ते हैं एक डार्क रिएक्शन में एक पीजीएल बनता है, तो दो डार्क रिएक्शन में दो पीजीएल बनेंगे। सही है। दो पीजीएल, सुने, दो पीजीएल जब आपस में कंबाइन रिएक्ट करते हैं तो ये एक ग्लूकोज बनाते हैं। सही था। तो देयर शुड बी टू डार्क रिएक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज। द ऑप्शन इज 11 में है, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक डार्क रिएक्शन इसमें क्या होगा, इसमें एक पीजीएल बनेगा। दो डार्क रिएक्शन में क्या होगा, दो पीजीएल बनेंगे एंड दैट इज इक्वल टू वन ग्लूकोज, ये एक ग्लूकोज का बराबर है। इसके बाद क्वेश्चन 12, नंबर ऑफ एटीपीज एडेड टू ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। मैंने कहा कि आप आंसर न दे तो अच्छा है, बस मैं बता रहा हूं। इसमें डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन को आप समझे भी कि इसका क्या मतलब है। एटीपीज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में ऐड हो जाते हैं, सही है, लेकिन वो प्रिपरेटरी फेज में ऐड होते हैं। सही है। और ऑक्सीडेटिव फेज में इसकी प्रोडक्शन हो जाती है, एटीपीज बनते हैं। तो इसलिए कोई एडिशन, एटीपीज का एडिशन आप स्टेटमेंट को ग्लाइकोलाइसिस के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक वर्ड ऐड किया गया है ऑक्सीडेटिव। तो ये एक स्टेप है, स्टेप इन द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। फिर इसी पे आपने सोचना है। अब हमारे स्टूडेंट ने जितना पढ़ा है माशाल्लाह, बार बार टेस्ट भी देते हैं, क्लासेस में भी पढ़ते हैं, और इसमें नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जब व्यापी दिमाग कार न कहे। सही है। ये हमारे साथ आखिरी चांसेस है, इसके बाद और इंप्रूवमेंट की चांसेस नहीं होंगे। तो इसमें ऑप्शन 12 में क्या है, ऑप्शन डी है, एंड दैट इज जीरो एटीपी। एडिशन जीरो की होती है, प्रोडक्शन जो है वो 4 की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, प्रिपरेटरी फेज रिफर्स टू प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, पायरुवेट एसिड, पीजीएल, एटीपी। हाँ, यहाँ पर प्रिपरेटरी फेज का है, ग्लाइकोलाइसिस का नहीं है। तो ग्लाइकोलाइसिस में तो एंड में पायरुवेट एसिड बनते हैं, लेकिन प्रिपरेटरी फेज को हम क्यों नाम देते हैं, बिकॉज ऑफ द पीजीएल। और इसी तरह ऑक्सीडेटिव फेज को भी हम ऑक्सीडेशन ऑफ द पीजीएल की बेस पे वो नेम देते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो गया 13 में, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन 14, प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल ऑफ दीज। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो प्रोसेसेस होते हैं। सही, दो प्रोसेसेस होते हैं। एक क्या है, एक का नाम है क्रेब्स साइकिल और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ग्लाइकोलाइसिस जो है वो बाहर होता है आपका। यहां पे देखिए, क्रेब्स साइकिल से पहले जो लिंक्ड रिएक्शन होता है दैट इज आल्सो इन द माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे क्रेब्स साइकिल में 6 NADH2 बनते, दो क्रेब्स साइकिल्स में, लेकिन यहाँ पे विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया तासुका, अगर आप बुक में वो टेबल देखें तो उधर लिखा है कि ओवरऑल 8 NADH, ये उधर से लिया गया है, 8 NADH2 मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस। तो 8 NADH2 भी माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, दो एटीपीज भी, हर एक क्रेब्स साइकिल में एक एटीपी बनता है, और दो FADH2 भी उधर बनते हैं। यहाँ पे 14 में डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 है द ओनली स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन वेयर एटीपीज आर यूटिलाइज्ड। एक है क्रेब्स साइकिल, एक है लिंक्ड रिएक्शन, एक प्रिपरेटरी फेज है और एक मस्कुलर एक्टिविटी है। सी ऑप्शन है प्रिपरेटरी फेज 15। अच्छा, इसमें देखिए कि जस्ट
जस्ट जो स्टेटमेंट है इसमें फिर मैं बता रहा हूं कि एटीपी यूटिलाइजेशन तो मस्कुलर एक्टिविटीज में भी होता है। सो कोई गलत कड़ी नहीं दी, क्या है माशाल्लाह, बस जबरदस्त, शाबाश। इसमें प्रिपरेटरी रिस्पायरेशन के अंदर प्रिपरेटरी फेज है, जहां पे क्या होता है, एटीपी यूटिलाइजेशन यूटिलाइज हो जाते हैं, यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, और दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ palmitic acid can yield 8 acetyl coenzyme A molecule. Each acetyl coenzyme A can produce, जी इसका आंसर है 16 में है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां देखे अ ह्यूज डिस्ट्रक्टर ओवर हियर, इसको समझे प्लीज। यहां पे क्वेश्चन जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन भी हमारे बुक से लिया गया है, स्टेटमेंट 8 मॉलिक्यूल भी हमारे बुक के है, एसिटाइल कोएंजाइम ए और पामेटिक एसिड भी पूरा बुक से लिया गया है। इसमें आप देखें कि यहाँ पे पामेटिक एसिड के साथ जो डायरेक्ट एसोसिएशन हमारे ज़हन में आता है वो 129 एटीपीज है, सही है। लेकिन स्टेटमेंट आपसे पामेटिक एसिड का नहीं पूछ रहा, बल्कि इनके प्रोडक्ट्स में से एक कंपोनेंट का पूछ रहा है। और एसिटाइल कोएंजाइम ए का, अगर एक दो स्टूडेंट्स बातें कर रहे तो प्लीज, एसिटाइल कोएंजाइम ए का एक कॉन्सेप्ट है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जब क्रेब्स साइकिल से पास होता है, हम पढ़ते हैं, तो ये एक रीजन पे NADH2 बनाता है, फिर दूसरा NADH2 बनाता है, फिर ATP, फिर FADH2 और इसके बाद NADH2। दासिशवा 3 NADH2, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए 3 NADH2 बनाते हैं। हर NADH2 में एबिलिटी है कि वो 3 ATPs बना ले, तो 9 ये हो गए, एक डायरेक्ट ATP बनता है। ये 2019 का क्वेश्चन भी है कि कितने डायरेक्ट ATPs बनते हैं क्रेब्स साइकिल में, ये 9 हो गए, और 9 एक इसके साथ डायरेक्ट ATP 10, और 2 जो है दैट इज बाय FADH2 मॉलिक्यूल 12 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमारे साथ आंसर क्या है, बी है, 129 शुड बी फॉर अ कंप्लीट पामेटिक एसिड। आप इसके साथ ये लिखा करके नेक्स्ट टाइम ये भूल न जाए, सही है। क्वेश्चन 17 जी, 129 संग्रह जी, अब पूरा प्रोसीजर खुदेर ज्यादा टाइम बवाख लो। हाँ 129 संग्रह जी। अच्छा 129 ऐसे आते हैं कि जब हमारा बीटा ऑक्सीडेशन, अब सुनेंगे तो समझ आएगी। बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब होता है तो इसमें सबसे पहले पामेटिक एसिड एक्टिवेशन होती है। पामेटिक एसिड को एक्टिवेट करने पे 2 ATP यूटिलाइज हो जाते हैं, 2 माइनस करके। आगे जब पामेटिक एसिड ब्रेक होता है तो 7 रीजन पे इसकी ब्रेकडाउन होती है। इसमें ये 7 NADH2 बनाते हैं और 7 FADH2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और रिजल्टेंटली हमारे साथ 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनते हैं, सही शुआ। अब 7 NADH2 मॉलिक्यूल 21 ATPs बना रहे, और 7 FADH2 मॉलिक्यूल जो है वो 14 ATPs बना रहे। ये दोनों कंबाइन होकर 21 और 14 35 हो गए, सही है। इस तरह 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल अगर हर एक 12 बना रहे तो 96 ये हो गए। सबको हम कंबाइन करेंगे तो 131 हो जाते हैं, 2 माइनस करेंगे तो 129 आ जाते हैं, सही था। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 17, ऑक्सीजन कैन रिएक्ट विद RUBP विद द हेल्प ऑफ रोबेस्को एंजाइम इन, सी इसका करेक्ट आंसर है। RUBP के साथ हमारे जहन में, रोबेस्को के साथ हमारे जहन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आना चाहिए, लेकिन स्टार्ट में एक छोटा सा डिस्ट्रक्टर है ऑक्सीजन, और दूसरा डिस्ट्रक्टर ये है कि ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस है। तो ये चीजें थोड़े से माइंड को, हाँ, इसलिए हम क्या करेंगे, 17 आंसर में, 17 में है सी इज द करेक्ट आंसर। ए से स्टार्ट था। अच्छा क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन 18, ऑर्गेनेल नॉट एसोसिएटेड विद फोटो रेस्पिरेशन, दैट इज राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया भी एसोसिएटेड है, क्लोरोप्लास्ट में भी फोटो रेस्पिरेशन होता है, पेरोक्सिसोम्स में भी होता है, और बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राइबोसोम।
इसके बाद क्वेश्चन है 18 के बाद 19 है, FADH मॉलिक्यूल व्हेन पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैन प्रोड्यूस 2 ATPs। शाबाश, दैट इज 19 में क्या है? B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन 20 है, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन। सी इसमें करेक्ट आंसर है। वाटर इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट। तो 20 में सी करेक्ट आंसर है, अल्टीमेट एंड वाला आखिरने। नो बस हम आखिरने सोर्स से बस बदेना मख से निश्चित लगा। कौन सा 19? ये एंड में फिर रिवाइज करूंगा, सही है, जो क्वेश्चंस होंगे आपके। अब ये आंसर के लिए फोकस करें। अच्छा, क्वेश्चन 21 है, टोटल नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लूकोज इज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। शाबाश, डी करेक्ट आंसर है। 36 और 38 में कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज फॉर ओवरऑल प्रोसेस। पूरे रिस्पायरेशन में 36 या 38 बनेंगे, लेकिन इसका जो ऑक्सीडेटिव फेज है, ऑक्सीडेटिव फेज को समझे, वो मॉलिक्यूल जिसके प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और वो एटीपीज बनाते हैं। प्रोडक्ट्स क्या है? NADH2 और FADH2। अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ा है कि 8 NADH2 बनते हैं और 2 FADH2 बनते हैं, और 2 NADH2 कहाँ पे बनते हैं? ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस वाला NADH2 2 एटीपीज बना रहा है, तो टोटल 4 वो हो गए। फिर 8 NADH2 कितने बनेंगे? 24, 28 हो गए, और 2 FADH2 मॉलिक्यूल अगर हर एक 2-2 बना रहे तो 4 वो हो गए। तो यहाँ पे 32 ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, एंड दैट इज 32। क्वेश्चन 21 में ऑप्शन है बी। क्वेश्चन 22 है, पार्ट ऑफ अमीनो एसिड्स हैविंग नो रोल इन एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। इसमें NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप, हम जब प्रोटीन, सुने, जब हम प्रोटीन और फैट्स के डाइजेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रोटीन में हम आसान पढ़ते हैं, तासु पर डाइजेशन की मदा से आसान के प्रोटीन्स ब्रेक हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में, और अमीनो एसिड अपना अमीनो ग्रुप लॉस करके अमोनिया में चेंज हो जाता है, और बाकी मॉलिक्यूल रिस्पायरेशन में एंटर हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर 22 का क्या है? 22 में है सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 23, विच वन इज अ 5 कार्बन कंपाउंड इन्वॉल्व्ड इन क्रेब्स साइकिल। शाबाश, यहां पर देखे, थोड़ा सा आप देखे कि 5 कार्बन के साथ ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए भी आ जाता है, सही है, RUBP भी 5 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन स्टेटमेंट पूरा स्टेटमेंट क्या है कि क्रेब्स साइकिल में जो इन्वॉल्व है, तो क्रेब्स साइकिल में अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है, दैट इज इन्वॉल्व इन द क्रेब्स साइकिल प्रोसेस। 23 में, in 23 the option is B। 24, central atom of the porphyrin is in chlorophyll is magnesium। 24 में मैग्नीशियम है। porphyrin is a word used for the head region, and that is C। अच्छा, next question 25, Robisco can help in कार्बन डाइऑक्साइड एनी। अच्छा, रोबेस्को वर्ल्ड को, स्टेटमेंट को आप देखिए रोबेस्को को, तो इसमें है राइबोलोज बिस फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये इसका पूरा इब्रिवेशन है, सही ना। तो वो वर्ड खुद बता रहा है कि कार्बोक्सिलेज भी हूं और ऑक्सीजनेज भी हूं। ये ऑक्सीजन का फिक्सेशन भी कर रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी कर रहा है। 25 इज सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा?
अच्छा, ये मैंने लास्ट टेस्ट में एक्सप्लेन किया था कि अगर सी में एनी आ जाए या बोथ आ जाए तो इसका मतलब होता है फर्स्ट टू। अगर डी में आ जाए तो फिर उसमें मेंशन करना चाहिए कि मतलब बोथ बी एंड सी, ए एंड बी, इस तरह। अगर डी में एनी आ जाए तो फिर तीनों का मत इसमें तीनों हो सकते हैं, यहाँ पे तीनों नहीं है। सही था, बस सी के ए नहीं दे। अच्छा, क्वेश्चन 26 है। 26, लिव इन्फेक्शन बाय वायरस इज इट? 26 में ए करेक्ट आंसर है। अच्छा, इन्फेक्शन का मतलब क्या है? इन्फेक्शन की डिफिनीशन जो है वो ये कि इट इज पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और डैमेजिंग ऑर्गेनिज्म। एक जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पॉपुलेट कर रहे, उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। कोई नॉर्मल डैमेज अगर हुआ है बॉडी में कोई, तो दैट इज नॉट इन्फेक्शन। इसके लिए शर्त क्या है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन हो। मतलब जिस तरह कहते हैं थ्रोट इन्फेक्शन है, तो थ्रोट इन्फेक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अगर हम ये वर्ड वायरस के लिए यूज कर रहे हैं तो दैट इज अ लिविंग कैरेक्टर, क्योंकि वो अपना नंबर या पॉपुलेशन इंक्रीज कर सकता है। क्वेश्चन 27 है, शेप ऑफ टीएमवी इज? 27 में बी करेक्ट आंसर है। जी, पॉपुलेशन ऑफ या स्टार्ट की दासी हो डैमेजिंग पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डैमेजिंग पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, 28 शो। अ वायरस कैन अटैक ऑन, बैक्टीरिया पे भी ये अटैक कर लेता है, प्लांट्स के ऊपर भी कर लेता है, एनिमल्स से भी। डी इसका करेक्ट आंसर है। आप 28 में डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अ वायरस विच लेक इनवेलप इज? इसका आंसर ए है, बैक्टीरियोफेज। 29 में। अच्छा, ये कैप्सिड और एनवेलप को मैं जल्दी जल्दी चाहता हूं कि आपको अंदाजा हो कि कैप्सिड जो है वो तो यूनिवर्सल है वायरसेस में, प्रोटीन कोड सब वायरसेस में होता है। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसमें इसी कैप्सिड के अलावा एक और लेयर भी होता है, इसको हम एनवेलप कहते हैं। और ये नॉर्मली होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एनवेलप कहते हैं। यहाँ पे बैक्टीरियोफेज अगर आप पढ़ते हैं तो आप कहते हैं जेनेटिक मटीरियल है और प्रोटीन कोड है। एचआईवी में हम पढ़ते हैं कि नहीं, जेनेटिक मटीरियल है, प्रोटीन कोड है, केप कोर है, और इसके बाद फिर क्या है? एनवेलप है। तो बैक्टीरियोफेज इज द राइट आंसर। 30 में है ये क्वेश्चन। जी, आगे इनवेलप न दे, इनवेलप ची दे आगे पार शर्त दा दे दागी करेक्टर दा चा बस सेल मेम्ब्रेन द कंटेंट्स न जोड़ शो दा प्रोटीन कोड न बाहरी। लेकिन मुंह ची वता वायु हम इनवेलप कह सकते हैं बायोलॉजिकली या साइंटिफिक या मेडिकली। अगर जो प्रोटीन कवरिंग है इसको हम कोट ही कहते हैं या कैप्सिड। इसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा लेयर हो तो इसको हम एनवेलप कहते हैं। सही शुआ। 30 है, नंबर ऑफ टेल फाइबर्स इन T4 है। जिसने ये ठीक किया उसके लिए मैं अभी से खुशखबरी दे रहा हूं। जी, किसने डी ऑप्शन दिया है? शाबाश। और किसी ने सी ऑप्शन दिया है? सी, आई मीन सी। शाबाश, सी इज द राइट आंसर। 30 में ये इसको इसीलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आप सुने एक्सप्लेनेशन, फिर एंड में डिस्कस भी करेंगे। आप बुक को ओपन करें, बुक को, और लग मा तो क्या देखना बुक में आप देखें। ला मैं उबा से सबर को क्वेश्चन ही खत्म से। नंबर ऑफ टेल, ये हमारी बुक को ओपन करें। हमारी बुक में लिखा है कि बैक्टीरियोफेज का जो टॉपिक है उधर स्टेटमेंट में ये क्लियर लिखा है कि T4, ये मैं बता रहा हूं, T4 लिखा है और इसके साथ लिखा है कि इट हैज 1 और मोर टेल फाइबर्स। उधर क्लियर लगा, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है 1 और मोर। तो अब इससे ये हमारा ये आइडिया चेंज हो जाता है, होना चाहिए कि जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और 6 टेल फाइबर्स ड्रा कर लेते हैं,
ये बात अभी फॉलो नहीं होगी टेस्ट के लिए, हमें पता हो कि हमारे बुक में जो लिखा है वो 1 और मोर टेल फाइबर्स है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। क्लास की बस स्ट्रक्चर की चीज़ों उसम में नताता बस 6 लिखमा सही था खुदा था मऊज द स्टेटमेंट दे T4 के 1 और मोर की दिशी सही था। अच्छा 31 जी 23 आंसर हुए मा वली न दे आर यू बी पी इसलिए नहीं है क्योंकि दैट इज नॉट रिलेटेड टू द क्रेब साइकिल। आर यू बी पी तो डार्क रिएक्शन के साथ रिलेटेड है सही था। माँ को देखिए मैंने इसमें एक्सप्लेन किया कि 5 कार्बन, मैंने इसलिए कहा कि आप सुनेंगे डिस्कशन से ज्यादा सुनना जरूरी है। आप सुनेंगे तो मैंने कहा कि 5 कार्बन आपको डिस्ट्रैक्ट जरूर करेगा क्योंकि ऑप्शन ए में आर यू बी पी दिया है, लेकिन स्टेटमेंट में आप देखिए उसमें क्रेब साइकिल दिया है, इनकी क्रेब साइकिल स्टा नुस्ता क्वेश्चन गलत न शो। हाँ नेक्स्ट है 31 द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेज इज हेड। ये भी बुक में लिखा है, क्लियर लिखा है कि हेड जो है इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्वेश्चन 31 में क्या आंसर हो गया? ऑप्शन ए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है HIV वायरस इज स्मॉलर देन CD4 सेल एज मच एज 70 टाइम। ये रटे वाला क्वेश्चन है, क्लियर लिखा है बुक में 70 टाइम। आपके आपके इस बुक में आपके टेस्ट में 2 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, एक जो है वो रिकॉल बेस होता है और एक जो है वो क्या है एप्लीकेशन बेस। तो यहाँ पे ज्यादा मैंने कोशिश की है कि एप्लीकेशन बेस्ड हो, रिकॉल बेस आपकी मेमोरी पे डिपेंड कर रहा है, रटे पे कि आपने रटा कैसे लगाए। तो यहाँ पे 70 बुक में लिखा है कि 70 टाइम्स जो है 32 में क्या है सी करेक्ट आंसर है। 33 नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्पाइक्स इन HIV इज 33 बी इसका करेक्ट आंसर है। 34 प्रोटीन P17 आर एसोसिएटेड विद कोर ऑफ द वायरस, बी इसका। एक जब मैंने आपको क्लास में शायद पढ़ाया हो, जो क्लास वाले हैं, स्टार्ट में आपका एनवलप होता है, फिर इसके बाद कैप्सिड आता, कोर आता है और इसके बाद कैप्सिड आता है, सही है। तो कोर जो मैट्रिक्स है उसकी कंपोजिशन मैंने कहा था कि ये P17 आप ऐसे याद करेंगे कि ये पहले आ रहा है सबसे बाहर से, हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, और 24 जो है वो बाद में आ रहा है। तो कैप्सिड 24 है और कोर जो है दैट इज 17। 35 है रिसेप्टर साइट। Receptor site of bacteria is used by phages to complete its लाइसोजेनिक साइकिल के लिए भी ये होता है और लाइटिक साइकिल के लिए भी बैक्टीरियोफेज का टारगेट रीजन जो है वो बैक्टीरियल सेल का रिसेप्टर साइट होता है, दैट इज 35 में सी करेक्ट आंसर है। एक आइडिया में एंड में भी एक और आइडिया भी ऑप्शंस के साथ बताऊंगा। क्वेश्चन 36 है which one is uncommon in lytic and lysogenic cycle। इसमें बैक्टीरिया एज अ होस्ट, आप देखिए ये ऑप्शन नहीं है, सुने इसको, ये आप देखिए कि लाइटिक साइकिल में भी बैक्टीरिया होस्ट है और ये कॉमन हो गया। दूसरा है बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन, तो ये दोनों स्टेजेस में है, दोनों केसेस में बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाती है, एक में उसी टाइम और एक में कुछ जनरेशन के बाद, लेकिन डिस्ट्रक्शन दोनों में होता है। प्रोफेज स्टेज जो है वो आता है लाइसोजेनिक साइकिल में, लाइटिक साइकिल में कोई प्रोफेज स्टेज नहीं आता, वो डायरेक्ट जो है वो होस्ट मशीनरी को कंट्रोल में लेता है और अपना रिप्लिकेशन स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे आंसर 36 में होगा, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। 37 है विच ऑफ द फेज
cycle allow bacteria to increase their population? इसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक दिया है। लाइटिक में तो बैक्टीरिया बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो सकते, वो खत्म हो जाते हैं। लाइसोजेनिक में 37 में बी आंसर है लाइसोजेनिक, जिसमें बैक्टीरियल पॉपुलेशन क्या होता है वो इंक्रीज हो सकता है, नंबर इसका बढ़ सकता है। जी संगा लेट हिम आस्क। जी स्टेटमेंट है विच ऑफ द फेज साइकिल अलाउ बैक्टीरिया टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। इसका मतलब ये कि ये जो खबर है ना, बैक्टीरियोफेज के जो दो साइकिल्स है, सही था, एक लाइटिक है एक लाइसोजेनिक है, इसमें कौन से साइकिल में बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज हो सकता है? नंबर इंक्रीज मतलब तो हम कहते हैं होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप लाइसोजेनिक है, उसमें वायरस अटैक करता है और बैक्टीरियल सिस्टम का हिस्सा हो जाता है, सही था, और बैक्टीरिया फिर अपना पॉपुलेशन इंक्रीज कर सकता है। जी तब से क्वेश्चन बैंड की कहो, सही था, टाइम बार बार वो टाइम का वो आ रहा है। 38 क्वेश्चन 38 है द रोल ऑफ फेज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। 38 में आंसर है ए। इसमें हम ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं कि फेज डीएनए और हमारा जो इंसुलिन या जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम एक साथ मिक्स करते हैं, ये बैक्टीरियोफेज उसी डीएनए को पिक करता है और ये बैक्टीरियल सिस्टम में ले जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इज विक्टर, इसका आंसर हो गया। 39 में है द डिजीज विच अटैक द इम्यून सिस्टम इज। 39 में 8 करेक्ट आंसर है बी। एड्स जो है वो इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और इस तरह हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है। बाकी डिजीज में इम्यून सिस्टम वीक भी हो सकता है लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन से में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है? ह्यूमन सेल, HIV, बैक्टीरिया, ऑल। 40 में आंसर है ए, करेक्ट आंसर है। अभी तक जितने स्टूडेंट्स इसमें कोई ऐसा है जिसने सारे ठीक किए हो? दो बस, सही ठीक किए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 विच वन इज ट्रू फॉर टीबी। अच्छा, इसमें ये वर्ल्ड बी जो है इसको थोड़ा सा करेक्ट करें, ये अपॉर्चुनिस्टिक दिया है। अपॉर्चुनिस्टिक भी है, टीबी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज भी है और ये बैक्टीरियल भी है। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज कौन सी है? वो डिजीज जो नॉर्मल ह्यूमन पे, हेल्दी पर्सन पे अटैक नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी का वीक इम्यून सिस्टम हो किसी डिजीज की वजह से या किसी डाइट की वजह से या एज की वजह से, और वो डिजीज अटैक कर सकी, तो इसको हम अपॉर्चुनिस्टिक कहते हैं। तो टीबी हमेशा जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक कंडीशन में वो अटैक कर सकता है। इसका आंसर क्या है? 41 में है, 41 में सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट इज अ ट्रीटमेंट फॉर HIV एड्स। 42 में ए करेक्ट आंसर है। अच्छा, हार्ट हाईली एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसमें क्या होता है? इसमें हम मेडिसिन यूज करते हैं फॉर एड्स पेशेंट। जो पेशेंट होता है उसमें फिर बुक्स में ये लिखा भी है कि अगर कोई पेशेंट ये मेडिसिन यूज करेगा तो वो नॉर्मल लाइफ गुजारता है। जिस तरह डायबिटिक पेशेंट होते ये खत्म नहीं होता लेकिन ये कंट्रोल हो जाता है। 41 में ए भी सही है, बी भी सही है, तो बोथ हो गया। क्वेश्चन 43 है, ये एंड में डिस्कस करेंगे, टॉपिक खत्म हो जाए फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 43 है, ना उसकी बात सही है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया तो आपको एज मिलना चाहिए, मतलब आपके लिए ए भी ठीक है, सही। श्योर। 43 क्वेश्चन है द
द इंटीग्रेज एंजाइम इन HIV हेल्प इन। अच्छा, इंटीग्रेज ये मैंने तबयाद, इंटीग्रेज के लिए 2-3 वर्ड और यूज होते हैं। लाइगेज यूज होते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू यूज होता है, सही ना। ये वही एंजाइम है जो डीएनए के जॉइनिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन 43 में आंसर क्या हो गया? 43C करेक्ट आंसर है। मैं नालायक स्टूडेंट के लिए एंड में मैंने एक बात रखी है, चिसोक नालायक अगुई द पार डेर खुद देना बा आइडिया अखली, सही दा। The role of HIV protease is breaking, शाबाश, बी करेक्ट आंसर है। प्रोटीएज, प्रोटीएज प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम है। जहन में ये आता है कि अगर ये प्रोटीन ब्रेक करना चाहती तो फिर तो इसने ह्यूमन की करनी है, लेकिन ये अपने साइकिल में अपने यूनिट्स बनाने के लिए, जब इसके प्रोटीन्स बनते हैं तो इसके प्रोटीन यूनिट्स में जाने के लिए प्रोटीएज एंजाइम यूज होते हैं। इसका आंसर बी है 44 में, इट्स ओन प्रोटीन। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 45 है, विच ऑफ द प्रोसेस ऑफ HIV साइकिल अकर इन न्यूक्लियस? अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक। इंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियस में, ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन और मैच्योरेशन होता है साइटोप्लाज्म में। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। तो 20 का करेक्ट आंसर है 45 में, जिसमें डीएनए, ह्यूमन डीएनए और वायरस का डीएनए ये जॉइन होता है इंटीग्रेशन विद इन द न्यूक्लियस, फिर इसी का ट्रांसक्रिप्शन होता है, इससे मैसेंजर आरएनए बनता है विद इन द न्यूक्लियस। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 46 है, अ कॉमन हेपेटाइटिस इन चिल्ड्रन इज ए, शाबाश, दा जड़ा या खिदू वाले क्वेश्चन भी कल कल राशि का ना। इंशाल्लाह आपको टेस्ट में सारे क्वेश्चन ए से 46 की तरह होंगे। इसका आंसर करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47, सब सुने प्लीज। हेपेटाइटिस विच हैज ऑलमोस्ट नो डैमेजिंग इफेक्ट इज ए। 47 में भी ए है। आपको टेस्ट का पैटर्न भी मैंने बताया था, इंटरनेशनल रूल्स बताए थे कि टेस्ट के 3 हिस्से होते हैं, एक आसान, एक थोड़ा सा मॉडरेट और एक मुश्किल, एंड यू आर गेटिंग ऑल ऑफ देम ओवर हियर। क्वेश्चन 48 है, विच डिजीज इज काज्ड बाय कोरोना वायरस? ऑल इसका आंसर है 48 में, बी करेक्ट आंसर है। टोल को आसान नहीं। अच्छा, यहां पे क्या हुआ है, इधर देखिए, ये कोरोना वायरस का एसोसिएशन कोविड के साथ ज्यादा है हमारा, तो ऑप्शन ए भी उधर मैंने रखा है। लेकिन आप देखिए हमारी बुक में लिखा है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सारे कोरोना वायरस काज करते हैं। और कोरोना वायरस इज नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, इट इज अ क्लास। कोरोना वायरस क्लास है जिसका क्राउन शेप, ये जो HIV है या फ्लू वायरस, ये भी कोरोना वायरसेस है, ये क्राउन शेप स्ट्रक्चर। तो बुक में चूंकि मर्स भी दिया है, सार्स भी दिया है, इसलिए ऑल इज द करेक्ट आंसर। मर्स का मतलब है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये मिडल ईस्ट में ये डिजीज आई थी और केमल से इसका वायरस जो है वो डिटेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल हार्पीस इज मेनली काज्ड बाय, ऑप्शन ए है 49 में, दैट इज HSV1। अच्छा, HSV1 और 2 को हम क्लासिफाई भी इसी लग वाव रहे, इसको क्लासिफाई इसी बेस पे करते हैं, हार्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2। ये जो क्लास के स्टूडेंट्स, इसको अंदाजा होगा 1 2 टाइप 1 टाइप 2, ये जब हम देते हैं या प्राइमरी वर्ड यूज करते हैं 1 2, इसका मतलब ये होगा कि दूसरा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, सही है। चिमुंगो HSV1, तो इसका मतलब ये है कि दूसरा एग्जिस्ट कर रहा है। डायबिटीज 1 दूसरा एग्जिस्ट कर रहा है। फोटोसिस्टम 1 दूसरा एग्जिस्ट कर रहा है। क्लोरोफिल ए सेकंड टाइप, सही हुआ।
तो यहाँ पे 1 और 2 की क्लासिफिकेशन की रीजन समझे। ये आइडेंटिफाई किए गए हैं बाय देयर रीजन ऑफ इन्फेक्शन। एक जो है वो ओरल रीजन को टारगेट कर रहा है, एक जो है वो जेनिटल रीजन को। लेकिन हमारी इस बुक में लिखा है कि दे कैन कॉज अल्टरनेटली। ये जरूरी नहीं है कि ये उस स्पेसिफिक हो, लेकिन इसकी नेमिंग जो है दैट इज बेस्ड ऑन देयर पॉइंट ऑफ अटैक। सही था। HSV1 जो है वो ओरल रीजन की हार्बिस काज कर रहे हैं। नेक्स्ट है 50। हाँ, पोलियो वायरस एंटर द बॉडी मेनली थ्रू ए, ऑप्शन ए। इसका रूट जो है ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये हमारे माउथ रीजन से या नोज रीजन से बॉडी में एंटर हो जाता है। इसका ऑप्शन 50 में ऑप्शन ए है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। इंक्यूबेशन ऑफ पोलियो वायरस, incubation period for polio virus is none। कोई है ऐसा जिसको बी ऑप्शन ने 2 का दिया हो? शाबाश। तो ये 5 to 35 वीक्स नहीं, ये डेज है, इसलिए आंसर इसका क्या है? नन है। 51 किताब की डेज 5 to 35 डेज, नॉट वीक्स। 714 बकिम شته هغه 7 نه 14 ورځې دي، जनरली 7 نه 14 पूरे दे और 5 نه 35 ورځې ऑन एवरेज दे। अच्छा, ये नोट करने की बातें हैं। नेक्स्ट क्या है 52। पोलियो इन विच वायरस इफेक्ट नर्व इज एबोटियो। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूं। एबोटियो पोलियो ये है कि वायरस बॉडी में आ जाता है और वो कोई पैरालिसिस काज नहीं करता, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक नहीं करता। सही हुआ। नॉन एबोटियो ये है, ये बोटियो हो गया। नॉन एबोटियो ये कि बॉडी में आ जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाता है और मेनली वो पैरालिसिस भी काज कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर सी है। क्योंकि सुने, क्योंकि दोनों केसेस में वायरस का अटैक है न्यूरॉन के ऊपर, नर्व सेल्स के ऊपर। वायरस अटैक उसी सेल्स पे करता है, लेकिन एक इंटेस्टिनल रीजन में और एक हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो इसका आंसर 52 का आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपीवी इज अ काइंड ऑफ वैक्सीन फॉर। शाबाश। ओपीवी एक है आईपीवी और एक है ओपीवी। ये 2 किस्म की वैक्सीनेशन होती है पोलियो के लिए। एक ओरल पोलियो वैक्सीन है जो हम थ्रू माउथ लेते हैं, और एक इंजेक्टेबल पोलियो होते हैं जो इंजेक्शन की थ्रू। ये वैक्सीन किसके लिए है? 53 में है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। अनस्टेडीनेस ऑफ गेट इज अ कंडीशन ड्यू टू। 54 है, बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये जब हम जीएसएस डिजीज पढ़ते हैं, जीएसएस के साथ उसके साथ लिखा है, बुक में लिखा है कि अनस्टेडीनेस ऑफ गेट। सुने प्लीज, गेट का मतलब ये वॉकिंग, ये जो मैं वॉक कर रहा हूं ये गेट है, ठीक, चलने का तरीका। अनस्टेडीनेस ये अनस्टेबिलिटी इसमें आती है। नो कल अखपाल तोड़ो कल तोड़े, सही कर दे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। डिजीज ड्यू टू वायराइड इज नॉट। इसमें 55 में बी आंसर है। अच्छा, इसको आप देखिए, सिट्रस कैंकर जो है ये कोई फंगल डिसऑर्डर है और इसके साथ जो डिजीज रिलेटेड है दैट इज सिट्रस एक्सोकार्टस। सही हुआ। एक सिट्रस एक्सोकार्टस जो इसके साथ रिलेटेड है। सिट्रस कैंकर इज अ फंगल डिजीज। बी। 56 है PSTV इज अ, बी करेक्ट आंसर है सर्कुलर डीएनए। 56 सॉरी सर्कुलर आरएनए। 57 है फेटल फीमेलियल इंसोम्निया इज अ डिजीज काज्ड बाय। डी करेक्ट आंसर है, डी प्रियान। अच्छा, प्रियान और ये
तीन चार वर्ड्स है, ये मैं जल्दी जल्दी बताऊं। वायरस जो है ये तो हम पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा आइडियाज आप सबके ज़हन में है कि ये प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल से न्यूक्लियो प्रोटीन मालिक्यूल है। वायराइड क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है। और प्रियान क्या है? ये प्रोटीन है। लेकिन ये वायरान क्या होता है? शाबाश, ये इंडिविजुअल वायरस के लिए वर्ड यूज होता है वायरान। तो आप इस मतलब इन चीजों में डरना चाहिए कि वायराइड और वायरान को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। वायराइड आरएनए मॉलिक्यूल है और वायरान जो है ये सिंगल वायरस को कहते हैं। क्वेश्चन 58 है, नंबर ऑफ स्टेजेस इन फेज लाइटिक साइकिल इन लाइटिक साइकिल आर 5। 58 में सी करेक्ट आंसर है। अब आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये तो बुक में नहीं है। जबरदस्त, ये की पॉइंट में दिया है। की पॉइंट में दिया है कि लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज हैज 5 मेजर स्टेजेस। तो ये 5 स्टेजेस हैं। सो वी हैव सम ब्रिलियंट स्टूडेंट माशाल्लाह। क्वेश्चन 59, द स्क्रैपीज डिजीज इफेक्ट सीएनएस। 59 में ए करेक्ट आंसर है। स्क्रैपी जो है ये गोट और शीप की डिजीज है और इसमें ये क्या होता है, ये स्क्रैपिंग करता है, बॉडी को स्क्रैप कर रहा है। इसमें जो प्रियांस बॉडी में आ जाते हैं वो डैमेज काज करता है सीएनएस को। रिप्लिकेशन 60, रिप्लिकेशन टाइम फॉर ऑफ अ वायरस कैन बी एज फास्टर एज 70 सेकंड। 60 में क्या है? बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसके बाद है 61, ग्लाइकोलेट टू ग्लाइसिन कन्वर्जन अकर इन पर ऑक्सीसोम। ये सेकंड ऑर्गेनेल है जिसमें ग्लाइकोलेट फूड रेस्पिरेशन प्रोसेस है। सबसे पहले आरयूबीपी और ऑक्सीजन कंबाइन होता है, इससे ग्लाइकोलेट बनता है क्लोरोप्लास्ट में। फिर क्लोरोप्लास्ट में परऑक्सीसोम में ये चले जाते हैं, ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन बनता है और माइटोकॉन्ड्रिया में फिर ग्लाइसिन से सेरीन और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो 61 का आंसर क्या है? बी। 62 क्वेश्चन है, फूड रिस्पिरेशन अकर व्हेन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, CO2 इज लेस। सी इसका करेक्ट आंसर है कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड रिस्पिरेशन होता है, रोबिस्को वो सारे एंजाइम। 63 कंपोनेंट ऑफ लिंक्ड रिएक्शन व्हिच एंटर टू क्रेब्स साइकिल इज, डी करेक्ट आंसर है 63 में एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्वेश्चन 64 है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस द वाटर लॉस अकर बिटवीन। ऑप्शन ए है 64 में पीजीए से पीईपी जब बनता है तो उधर वाटर लॉस होता है। 66, 67, 68। अच्छा 67 क्वेश्चन 66 उशो 66। 65 है, टू ग्रेन आर इंटरकनेक्टेड बाय। शाबाश। क्वेश्चन 66 है, द टेल ऑफ क्लोरोफिल इज फाइटोल। ए करेक्ट आंसर है 66 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। वेल डन, शाबाश। ए करेक्ट आंसर है। और 68 है, प्रोसेस विच यील्ड एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज इज